आज जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा जी, जो सी प्लस प्लस है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड या टाइटली टाइप्ड लैंग्वेजेस में से है। ठीक है ना। शुरू में हमने देखा था कि स्ट्रांगली टाइप्ड या टाइटली टाइप्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, जिसमें डाटा टाइप का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। देखा था ना हमने। यस सर। यस सर। अच्छा यस जी, सर। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। लेट्स सपोज कह देते हैं टू मेजर थिंग्स। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लाइब्रेरीज, इंक्लूडिंग द लाइब्रेरीज। और दूसरा है मेन फंक्शन। ठीक है ना। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाना है उसमें ये दो चीज़ें लाजमी होंगी। पहले जो हमने देखा था पाइथन के अंदर, उसमें ना तो हमें किसी मेन फंक्शन की ज़रूरत थी, ना हमें कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की या इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ी थी। एंड तक लास्ट में हमने देख लिया कि वो हमने किस तरह से करना था, लेकिन हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े थे हमें उसमें 95% ऑफ द टाइम्स हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर आपने इवन के अपना नाम प्रिंट करवाना है, उसके लिए भी आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसकी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले हमारे पास। अच्छा, हम एक और चीज़ थी यहाँ पे, इसका जो ट्रांसलेटर्स हैं उसकी बात करते हैं। ट्रांसलेटर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कंपाइलर। हमने देखा था हमारे पास जो पाइथन थी उसमें क्या था, इंटरप्रेटर था। और इसका जो कंपाइलर हम यूज़ करेंगे वो है MinGW। ठीक है। यस अब होता ओके क्या सर। है कि हम जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे कंपाइलर के थ्रू, तो हम जनरेट करेंगे .exe फाइल। exe फाइल क्या करेगी, वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी जिसको हम चला सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना। फिर यस सर। हमारे पास जो है एक सैंपल कोड स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोग पूरे सेमेस्टर में, फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर आप लोग उसी को यूज़ कर रहे होंगे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, और यहाँ पे आ जाता है इंट मेन और इंट argc, और फिर आता है कि कैरेक्टर args। अब फंक्शन जो है कि एक उसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंट है, तो उसने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो आ जाता है, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो वो है सेमीकोलन। जिस तरह से हमारे पास सेंटेंस स्टॉपर था, यहाँ पे स्टेटमेंट स्टॉपर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कहते हैं। किस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना, तो वो क्या है, सेमीकोलन है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम एक कोई भी चीज़ लिख रहे हैं उसके बाद क्या लगा रहे हैं, सेमीकोलन लगा रहे हैं। ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर है। यस सर। और यस सर। पाइथन में जहाँ पे हम कॉलन लगाते होते थे, यहाँ पे अब हमारे पास वो आ गए हैं, करली ब्रैकेट्स आ गई है। ठीक हो गया।
Yes, इमेज sir. स्ट्रक्चर है। अब हम थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं, तो इसको फर्दर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और जिसमें सबसे एक्सक्यूज मी पहला सर, क्या है? जी जी। सर यानी कि हमने दो किस्म की ब्रैकेट्स यूज करनी है एक टाइम पे, एक हमने दूसरी है वो जो हम लोग हाँ, नॉर्मल एक करते स्टार्टिंग हैं और होगी, एक। फिर एंडिंग होगी। ओके सर। ठीक है ना? अच्छा जी, तो यहाँ पे आता है हमारे पास अगला टॉपिक, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है ना? प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? बिफोर गोइंग टू द प्रोसेसर। ठीक है ना? प्रोसेसर के पास कुछ चीज जाने से पहले का काम। और डायरेक्टिव्स क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती है, ऐसा ही है ना? तो अगर हम इसको सम अप करें तो ये क्या बनता है? ये बनता है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो के प्रोग्राम कंपाइलर के जाने से पहले काम हो रहा है, ये उस काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? इसमें हमारे पास काफी सारी आ जाती है। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो है हैश साइन से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हैश साइन। ओके हो गया? जब भी किसी चीज के शुरू में हैश लगेगा, इसका मतलब क्या है? वो सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये होती बहुत सारी है, लेकिन फॉर नाउ, फॉर दिस कोर्स, हम जो है सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? जी। वी विल डिस्कस ओनली 2 ऑफ देम। तो नंबर 1 इज इंक्लूड डायरेक्टिव। अब इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है? इंक्लूड डायरेक्टिव is used to include the header files. So now the question is, what is header file? ठीक है ना? header file क्या चीज है? header file is the file containing all the methods या functions, और हम इसको एक टर्म यूज करते हैं, प्री डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि वो पहले से ही किसी ने डिफाइन कर दिया है कि उनका काम क्या है। तो हमें सिंपली क्या करना है? उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, और उसके बाद क्या करना है? वो फंक्शन को कॉल कर देना है। ठीक है ना? ये बात सर ये समझ में आ रही है लाइब्रेरी सर? की तरह ही है। हाँ, ये जिस तरह से हमने वहां पे इंपोर्ट किया था लाइब्रेरी को, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे हेडर इंक्लूड फाइल कर, को इंपोर्ट। ओके सर। हाँ, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है ना? हम यहाँ पे इंपोर्ट का वर्ड कीवर्ड जो है वो यूज नहीं करते, बल्कि हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इंक्लूड का। और उसके शुरू में क्या लगा होगा? हैश साइन लगा होगा। ठीक है? ओके जी, अब यहाँ पे आता है हमारे पास 2 methods, sorry. First one is using angle brackets, and second one is using double quotes. Angle bracket means the header file, header file is in the include directory / folder in the compiler। कि जहाँ पे हम कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे, वहां पे हमें उसके अंदर एक फोल्डर होगा इंक्लूड के नाम से, और उसके अंदर हमारी हेडर फाइल्स जो है वो मौजूद होंगी। ठीक है ना? ये बात एंगल समझ में ब्रैकेट नहीं आई, ये, दोबारा रिपीट कर देंगे? श्योर। एंगल ब्रैकेट का मतलब ये है कि जब हम अपना कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर एक फोल्डर होगा जिसका नाम क्या होगा? इंक्लूड। ठीक है ना? उस फोल्डर के अंदर उसी नाम की लाइब्रेरी मौजूद होगी, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा ना आईओस्ट्रीम। तो यानी आईओस्ट्रीम की एक फाइल वहां पे पड़ी होगी। ठीक हो गया?
ये पॉइंट क्लियर है? वो कहाँ पे है, वो कैसे है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारा इंक्लूड का फोल्डर है और इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, और इंस्टॉलेशन का मेथड जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इन सिंपल यानी कि हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा हैशटैग इंक्लूड, फिर आगे ये ब्रैकेट्स लगेंगे और फिर उसमें वो फाइल होगी। ये देखिए, ये हमारे पास एक सिंपल पैटर्न है, इसको हम यूज करेंगे। ओके। जितना भी हमारा काम होगा इधर होगा, मेन के अंदर। ठीक है ना? ओके, अब इसके भी आगे फर्दर 2 मेथड्स हैं हमारे पास। 2 मेथड्स की हम 2 बेस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज जो पहले वाला तरीका है, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। सबसे पहले हमारे पास ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें होता क्या था, द होल फाइल डॉट एच जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल लिख लेते हैं, इज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड की बजाय हम अटैच्ड विद द प्रोग्राम, विद आवर प्रोग्राम। अब क्या होता था पहले कि अगर आपने बेशक एक आध फंक्शन में यूज किया है तो पूरा का पूरा जो आपका प्रोग्राम है उसको वो अटैच कर देते थे, आपकी जो प्रोग्राम है उसके साथ अटैच कर देते थे, विच इंक्रीजेस द साइज ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है ना, जो कि अच्छी चीज नहीं थी। फिर उन्होंने कन्वेंशन चेंज की के स्पेसिफिक फंक्शंस which are called in the program will only be included। ठीक है ना, तो doesn't increase too much size of the program। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि डबल कोट्स हम कहाँ पे यूज करेंगे। ये जी हम सर। तब यूज करेंगे, जी जी। सर नेम स्पेस क्या होगा? ये नेम स्पेस जो है, ये देखें, ये यहाँ पे हमने किया हुआ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसका मतलब क्या है कि ये चीज जो है एसटीडी को हम यूज कर रहे हैं, हमने उसको पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा दिया एसटीडी को। अब हम उसको बाद में यूज करते जाएंगे पूरे प्रोग्राम के अंदर और हमें इसको मेंशन नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, हमें बार बार मेंशन करना पड़ता है एसटीडी। जिस एसटीडी तरह सर सर हम फंक्शन है। एसटीडी पाइथन में फंक्शन नहीं है, फंक्शन करते थे। हाँ, जिस तरह से आप पाइथन फंक्शन करते थे, लेकिन ये थोड़ी सी ना डिफरेंट सी चीज है कि जब आप किसी के साथ डॉट एच नहीं लगाएंगे तब आपने उसको एक्सेस करने के लिए आपको उसका कुछ स्पेसिफायर चाहिए होता है कि किसके थ्रू आपने उसको एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो आई स्ट्रीम के लिए हमारे पास एसटीडी है, स्टैंडर्ड जो है वो है, तो हम उसको यूज करते हैं इसके लिए। हम नीचे जाएंगे थोड़ा ओके थोड़ा, सर। जैसे आपको चीजें और पता लगेंगी, फिर ये जो आपके पॉइंट्स है ना ये भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, डबल कोट्स की हम बात कर रहे थे, ये कब यूज होते हैं, व्हेन द हेडर फाइल एंड प्रोग्राम फाइल is in the same
फोल्डर। जब हमारा प्रोग्राम भी उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में क्या है, हमारी हेडर फाइल मौजूद है, तब हम हेडर फाइल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, डबल कोट्स को यूज करेंगे। ठीक है, और ये कब भी हम यूज करते हैं, जब हम अपनी कोई हेडर फाइल बना लें तब हम इसको यूज करेंगे, और जो कि हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके जी। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला ही है मेरे, यस। फिर आता है डिफाइन डायरेक्टिव। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे डिफाइन डायरेक्टिव की। तो डिफाइन डायरेक्टिव जो है is used to define the global constants और functions। तो अगर आपने ग्लोबली किसी चीज को डिफाइन करना हो, जो कि चीज बाद में चेंज ना हो सके, तो हम उसके लिए किस चीज को यूज करेंगे, हैश डिफाइन को यूज करेंगे। ये भी हम अभी सारा कुछ करके देखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा फिर हमारे पास आ जाता है इनपुट आउटपुट आ जाता है। पहले हम आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट, तो आउटपुट हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कुछ लाइब्रेरीज है हमारे पास। एक है हमारे पास कौन आयो, कौन आयो नहीं है हमारे पास, इसमें है stdio, और इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं printf का। stdio में सर ये एसटीडीआई और कौन आई हो, ये इंटरवल हैं जो जिसके आगे ये डॉट एक्सटेंड h, डॉट हेडर फाइल लगती थी। हाँ ये हेडर फाइल है। ठीक है ना, stdio.h है हेडर ओके फाइल। सर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फंक्शन आ जाता है पुट s का, यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग। और ये जो है ये हमारे पास ये कौन आयो डॉट एच में है। फिर आता है पुट सी एच, और ये आ जाता है यूज टू प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर। और उसके बाद हमारे पास आता है सी आउट, यूज टू प्रिंट एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यूज। और इसके लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है दैट इज आयो स्ट्रीम। ठीक है ना, stdio stands for स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है ना, इसमें इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड्स है। और इसका मतलब क्या होता है, कंसोल
इनपुट आउटपुट आउटपुट और ये भी इसी में मौजूद होता है। तो हम जो है वो मेनली we will use cout, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी cout की, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ cout, यहाँ पे हमने लिखा हैश इंक्लूड iostream, फिर लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे हमने लिखा int main int argc character double static args, और यहाँ पे आ गया रिटर्न। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम 0 लिखें। लेट्स सपोज हमारे पास टाइम हुआ 2:27, तो मैंने लिख लिया 227 लिख दिया। तो आप ये कोई भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकर होनी क्या चाहिए, इंटीजर वाली होनी चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा सी आउट, क्या चीज़, हेलो स्टूडेंट्स। जब मैं इसको चलाऊंगा, और चलाने के लिए हमने क्या करना है, करंटली मेरे पास जो है वो इसका कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है, तो हमने क्या करना है, हम repl.it पे जाएंगे और इसके एंड पे जाएंगे, और यहाँ पे C++ वाली जो ऑप्शन है मैंने वो सिलेक्ट कर ली। और अब इसको थोड़ा सा पीछे को स्क्रॉल करते हैं, पेज पे थोड़ा सा लोड हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये आपने जो कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं प्रोग्राम के अंदर, तो ये दोनों जी। साथ नहीं लगेंगे? नहीं नहीं, ये बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये बता रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। सर ओके। ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है, सर स्टार्टिंग और एंडिंग फर्स्ट ब्रैकेट है। फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट को नेक्स्ट लाइन में कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं, ये ले, इस तरह से भी चल जाएगा, इस तरह से भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि इसी स्टाइल को आप फॉलो अप करें, ठीक है इंट से पहले नहीं आता सारी? जी। इंट से पहले नहीं आती ये कर्ली ब्रैकेट? नहीं नहीं नहीं, ये जब आपके जो है ना पैरामीटर्स वाले वो ब्रैकेट खत्म होगी उसके बाद आती है, ये वाली इसके बाद आरजीसी आएगी। सारी क्या है? ये अब देखेंगे आगे, इसको आर्गुमेंट काउंट कहते हैं, ये आर्गुमेंट स्ट्रिंग है, इसको बाद में ओके। देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये इसने क्या कर दिया यहाँ पे, अब ये चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दें। सर ये नेम स्पेस के बाद एक लाइन की स्पेस क्यों है बीच में? ये क्योंकि पुत्र अलग-अलग वर्ड्स है ना हमारे पास, ठीक है। ये नेम स्पेस यूजिंग अलग से है, नेम स्पेस अलग से है, और एसटीडी अलग से है, ठीक है। नहीं सर, बीच में लाइन नंबर 3 क्यों स्किप की हुई है हमने? ये पुत्र वैसे ही उसके लिए किया हुआ है, क्या कहते हैं, रीडेबिलिटी के लिए, ओके ठीक सर। है ना। हाँ, सर ये जो इंट वाली लाइन है, ये तो जब भी कोई चीज़ प्रिंट करानी होगी इसमें सेम जाएगी ये? ये इंट मेन वाला, यस सर। हाँ जी, ये हमेशा सेम रहेगा, जो स्ट्रक्चर हमने देखा है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना।
सर ये यानी कि देखिए हम यहाँ लोगों पे ने जो भी प्रोग्राम बनाना है उससे पहले हमने ये इंट में लाजमी इंट में लिखेंगे। लिखना है। ठीक आपका होगा जो सर। भी प्रोग्राम है वो इंट मेन के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। ओके हो गया। अगर वो सर जी प्रोग्राम के हमने जो अंदर भी प्रोग्राम बनाना है उसमें सी काउंट लिखना है, ये सी हाँ जी काउंट इंट के में थ्रू होगा, लाजमी सी लिखना। आउट। ठीक। सी आउट जो है वो सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है ना। अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना है तो ऑब्वियसली आप सी आउट को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ओके जैसे सर। पाइथन में आपने कोई चीज प्रिंट करवानी थी, हम क्या यूज करते थे, प्रिंट यूज करते थे, ऐसे ही था ना। यहाँ पे हम सी सर आउट को यूज करेंगे। यस सर। एग्जिट स्टेटस 227 क्या है? ये देखिए ये 227 ये जो यहाँ पे लिखा था ना, ये वो है। इनसे वो आ क्यों रहा है फिर? नहीं ये सिर्फ यहाँ पे शो हो रहा है, वैसे जब हम चलाएंगे तो वहां पे हमें शो नहीं हुआ करेगा। ये वैसे बता रहा है कि इस पॉइंट पे आके एग्जिट हुआ है, जब ये खत्म हुआ प्रोग्राम ओके तब सर। उसने हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न कर दी। ओके हो गया। ये सी आउट था विद यूजिंग नेम स्पेस। अब हम क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग नेम स्पेस करेंगे। तो ये नेम स्पेस वाली लाइन खत्म हो गई। हमने यहाँ पे क्या किया, std डबल कॉलन और फिर सी आउट लिखना पड़ेगा। और जब जब हमने std सी आउट को यूज करना है उससे पहले मुझे ये चीज लाजमी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये देखें अगर मैं इसको चलाता हूँ, ये देखें वही आउटपुट आई ना, लेकिन अब std हर एक के साथ आया हुआ है। अब इस सी आउट के साथ भी है। अगर लेट्स सपोज मैं एक और सी आउट लिखता हूँ तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, std डबल कॉलन सी आउट और उसके बाद ये आगे हमारे पास स्ट्रिंग वाली ब्रैकेट्स आ गई, सॉरी डबल कोट्स आ गए, और उसके अंदर मैंने लिख दिया और इसके यहाँ पर स्पेस दे दी। तो अब ये देखिए मैसेज क्या प्रिंट हुआ, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है ना। अब इसमें ओवरहेड क्या आ रहा है, हमें std डबल कॉलन जो है वो बार बार लगाना पड़ रहा है। उसके ऊपर जो हमने जहाँ पे नेम स्पेस को यूज किया था वहां पर ये इशू नहीं आ रहा था। तो क्या करेंगे, प्रेफर दिस वन, ठीक है ना। हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, नो नहीं सर। करनी पड़। हाँ अच्छा जी, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोग्राम होगा प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसकी जो एक्सटेंशन है विल बी CPP, सॉरी C++, CPP फाइल होगी और इट मस्ट कंटेन ओनली वन मेन फंक्शन, ठीक है ना। कि आपका जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर एक ही सिर्फ मेन होना चाहिए, एक से ज़्यादा मेन नहीं होने चाहिए। और उस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो क्या होगी, .cpp होगी, ठीक है। सर पहले तो exe फाइल नहीं आपने कहा था? वो exe फाइल हम जनरेट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमारा प्रोग्राम जी जो हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं ना अच्छा, वो उसके CPP होगी। अच्छा वो .cpp फाइल होगी जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगी, कि यानी कि इस प्रोग्राम को हम बाद में चला सकेंगे, वो किस में होगी, exe फाइल में। वो exe फाइल होगी,
ठीक है ना? सर इसी तरह जिस तरह हम लोग पाइथन में .py लिखते तो इसी तरह अब ये C++ में ये .cpp हाँ लिखेंगे। .cpp हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक हो गया ना? यस सर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वेरिएबल से रिलेटेड कुछ चीज़ें। वेरिएबल जो है वो हमने देखा था इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ऐसे ही था ना? इसी सारों को याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। जब हम बात करते हैं टाइटली टाइप्ड की, तब यहाँ पे आके चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अब ये क्या है? इज अ मेमोरी लोकेशन हुज contents can be changed but it can store only one type of data। अभी बात समझ में आ रही है? Yes, अब sir. एक जो वेरिएबल है वो एक ही तरह का डाटा स्टोर कर सकता है। अगर आप एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे वो सिर्फ इंटीजर डाटा ही रख सकता है, वो स्ट्रिंग डाटा नहीं रख सकता, ना वो फ्लोट डाटा रख सकता है। ये बात समझ में आ रही है सारों को? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। सर मतलब अगर आप इंट की फाइल बनाओगे तो वो सिर्फ नहीं फाइल की बात नहीं कर रहा मैं, वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। सर पाइथन में सॉरी भी सर तो ऐसे ही होता वेरिएबल था। नहीं पाइथन में आपका एक वेरिएबल जो है उसके पास एट अ टाइम एक तरह की वैल्यू होती थी। अगली दफा आप उसको Yes, कोई sir. और वैल्यू भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, किसी भी तरह की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आपने बताना है डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, फिर इक्वल्स टू, और फिर वैल्यू आ गई। बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सेम है, और एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है ना? ये इतनी चीज़ जो है ये आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है। अब थोड़ी सी Yes, और sir. चीज़ें ऐड हो गई क्योंकि ये स्ट्रांगली टाइप्ड है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वेरिएबल की टाइप क्या है, और एंड पे हमने क्या लगाना है? सेमीकोलन लगाना है। Semicolon. हाँ, ठीक है ना? अब हम ज़रा डाटा टाइप्स को देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की डाटा टाइप्स हैं। और इसमें बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमारे पास वो रूल्स थे वेरिएबल के नेम डिफाइन करने के, कि हम स्पेस नहीं लिख सकते, और जो है वेरिएबल नेम जो है वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता उसका नाम। याद है ना सारों को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वो सारे रूल्स इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। वो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सारों में ऐसा ही है। ठीक है ना? जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओके हो गया? अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास आती है डाटा टाइप साइंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट स्टोर दी साइन वैल्यूज। साइन वैल्यूज मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, और इसका साइज जो है वो हमारे पास 4 बाइट्स का होता है, और हम इसको कह सकते हैं कि 4 इंटू 8 बिट्स हो गया, विच इज कितने बिट्स बन गया? 8 4 ज़ा 32, 32 बिट्स हो गया। ठीक है ना? अच्छा जी, तो इसमें क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसमें 0 आ गया, फिर प्लस माइनस 1 आ गया, फिर प्लस माइनस सॉरी 2 आ गया, और जितने भी इसमें मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना? अब आता है हमारे पास वैल्यू, बारी आती है किसकी? रेंज की। तो रेंज जो है वो हमारे पास होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ
-1 और हम बात कर रहे हैं नेगेटिव से, तो माइनस ये वैल्यू आ गई 2 ये एक जनरल फार्मूला है कि आप इससे किसी भी जो वेरिएबल है जिसका आपको बिट्स का पता है और उसमें आपको पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो आप उसकी रेंज जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो हमारे पास क्या आता है, -2 रेज़्ड पावर 2 की पावर में आ गया 32 -1 से लेके कहाँ तक आएगा 2 रेज़्ड पावर 32 -1, और जो आंसर आएगा उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना। तो हम इसके लिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ये ले जी, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 और इधर आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट के लिए, ये देखें XY, और इधर आ गया 31 आ गया। 32 में से 1 निकालें क्या आएगा, 31 आता है ना। तो ये जो नंबर है इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो जो हमारी रेंज है इसकी वो माइनस ये से यहाँ से लेके इधर तक होगी, यानी इससे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास स्टोर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सर जी सर ये आपने माइनस यूज किया हुआ है, ये वैसे आपने डैश जिस तरह ऊपर लगा रहे हैं नहीं, ये वैसे लगा माइनस रहे है। हैं? ठीक है ऊपर जो सर, डैश थी उसके साथ में मैंने स्पेस दिया हुआ था, ये बिल्कुल माइनस है। ओके ठीक है ना? सर। नेगेटिव नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ओके हो गया ना? यस हम सर। इसकी छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, सॉरी, आयोस्ट्रीम, फिर आ गया हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन argc और फिर करेक्टर डबल स्टैटिक args, और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न 0 कर दिया। अच्छा जी, तो मैंने लिया एक साइंड वेरिएबल ले लिया और उसका नाम मैंने एक्सपोज रख लिया, नंबर रख लिया, और इसमें मैंने रखवा दिया 12 रखवा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मैंने एक और साइंड वेरिएबल ले लिया, उसका नाम मैंने रखा सम। मैं क्या किया, नंबर प्लस लेट्स सपोज 10 कर दिया मैंने। ठीक है ना? अब मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ सी आउट नंबर, यहाँ पे आ गया +10, फिर आ गया इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करवा दिया, सम करवा दिया। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम प्रिंट यूज करते थे पाइथन के अंदर, हम कॉमा से सेपरेट करते होते थे। यस सर। यहाँ पे हम किससे सेपरेट कर रहे हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट्स है उससे कर यस रहे हैं। सर। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा डाटा है ये कहाँ पे जा रहा है, सी आउट के पास जा रहा है। ठीक है ना? और सी आउट हमारे पास क्या है, सी आउट का मैंने यहाँ पे लिखा, सी आउट के साथ में हम लिख लेते हैं, सी आउट इज console
आउटपुट। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम देखना चाहते हैं कि इसका साइज कितना है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे एंड एल। एंड एल क्या करती है? लाइन को एंड करती लाइन है। को है। और ये डबल बैकस्लैश किस लिए है? कमेंट्स के लिए है, क्योंकि हैश जो है उसका पर्पस चेंज हो चुका है। हैश यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए यूज होता है, तो कमेंट के लिए फिर हमारे पास क्या आता है? डबल बैकस्लैश आ जाता है, सिंगल सर लाइन एंड कमेंट। एल जो है वो एंड इक्वल्स की तरह है पाइथन के अंदर जो होता है। हाँ, वो जिस तरह एंड एलिमेटर था ना वहाँ पे, एंड एंड इक्वल्स इक्वल्स और हम आगे। लिखते होते हैं, हाँ यस सर। वो चीज़ है। वो बाय डिफॉल्ट ओके एंड सर। एल होती है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? यस सर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी आउट लिख लेते हैं, साइज ऑफ साइंड इज। अच्छा, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है साइज ऑफ का, जिसमें अगर मैं साइंड लिखूंगा तब भी चलेगा, या कोई ऐसा वेरिएबल दे दूं जो कि इसी टाइप का हो तब भी वो चलेगा। ठीक है ना? यहाँ पे हमने लिख दिया बाइट्स। जी सलमान, आपका क्वेश्चन। सर ये हमने जब एंड कर दी ऊपर सी आउट वाली स्टेटमेंट में, तो उसके बाद आपने आगे वो फ्लोर डिवीजन का क्यों साइन यूज किया हुआ अच्छा, सेमीकोलन के बाद? ये इसकी बात करें ना, यस सर। ये जो मैंने हाईलाइट की, ये यस सर। पुत्र कमेंट्स के लिए होता है। अच्छा, जिस तरह पाइथन में ठीक है, हैशटैग था, इधर ये है। एग्जैक्टली। अब वहां पे हैश जो है सी प्लस प्लस के अंदर, वो तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए आ गया ना, यस सर। तो उसको हम दो जगहों पे इस्तेमाल तो नहीं ना कर सकते, नो कंफ्यूजन सर, क्रिएट ठीक हो होगी जाती सर। है। इस वजह से उन्होंने यहाँ पे सिंबल ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट किया मैंने, इसको रन करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और मुझे बता दिया कि जो मेरे पास साइंड था वो कितने बाइट्स का है? 4 बाइट्स का। 4 बाइट्स का। हमने ऊपर यही बात की थी ना, ये देखें 4 बाइट्स की बात की थी। ठीक हो गया? तो साइज ऑफ जो फंक्शन है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का जो साइज है वो पता कर सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ से मैंने क्या किया, साइड ख़त्म करके मैंने लिख दिया नंबर। अब नंबर वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है? साइन टाइप साइंड का ही है ना। तो इसको जब मैंने चलाया तब भी आंसर क्या आ रहा है? 4 4 बाइट्स। बाइट। ठीक है ना? तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्ट उस टाइप को यूज़ कर सकते हैं, या आप उस टाइप का किसी वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया? यस सर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अनसाइंड। अनसाइंड इट विल कंटेन ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है ना? इसमें क्या पड़ा होगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पड़ी होंगी, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? नो नहीं आ सर। सकती। ठीक है, तो हम ये ऊपर वाला थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, साइज 4 है, और क्योंकि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, यहाँ से माइनस वाले ख़त्म हो गए ना, ऐसे ही है। और ये जो नेगेटिव में था, यस यहाँ पे अब क्या आ गया? 0 आ गया ना। यहाँ पे भी 0 आ गया, और इधर भी 0 आ गया, और यहाँ से अब -1 ना इधर से होगा ना इधर से होगा। तो हमारे पास 2⁻32 देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं।
2 raised power 32 that is equals to this one। इसको मैंने कॉपी किया तो हमारे पास इसकी रेंज क्या है, यहाँ तक है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि it will have a postfix character with the value, और वो करेक्टर जो है वो कौन सा है, वो u है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है इस वेरिएबल को, तो मैंने उसके साथ क्या लगाना है, u लगा देना है। और यहाँ पे जहाँ पे साइंड था उसको मैंने क्या कर दिया, अनसाइंड कर दिया। सर अगर उसको पहले ही असाइन कर रहे हैं अनसाइंड से, तो फिर यू क्यों लगाना फिर? u जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि ये नंबर क्या है, अनसाइंड है, अनसाइंड। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो ये नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, सारी नोटेशंस का, कि कौन सी वैल्यू के एंड पे क्या चीज़ आती है। तो ये देखें जी, आंसर जो है वो हमारे पास सेम है, ठीक है ना, काम तो वही हो रहा है ना। यस सर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंट डेटा टाइप आ जाती है। सर इंट वैसे जो है वो, साइंड की जगह अनसाइंड करने का फायदा क्या है? हाँ जी, अनसाइंड में हमारे पास अगर देखें रेंज जो है वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई। इसमें क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज थी तो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी रेंज कम हो चुकी है, जबकि यहाँ पे वो पॉजिटिव वैल्यू की रेंज बढ़ चुकी है ना। यस सर। तो हमने सिंपली, जो अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम अनसाइंड यूज़ कर अनसाइंड। सकते हैं। इंस्टेड यस के हम सर। क्या यूज़ करें, साइंड। साइंड यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, सेट ऑफ इंटीजर्स पे आ जाते हैं। तो ये हमें सारा पता ही है, ये जो ऊपर इट इज़ सेम एज साइंड वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें भी क्या होंगी, इसमें से भी प्रोग्राम ही था, हम साइंड वाले को उठा लेते हैं सारा। और जहाँ पे साइंड था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंट कर दिया। और इधर भी हमने क्या कर दिया, इंट कर दिया। और इधर भी हमने इंट कर दिया। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल वही आंसर ही आ रहा है। अब इसमें यस सर। डिफरेंस क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कि हमारे पास जब साइंड था तो हमने इंट क्यों निकाला, राइट। यस सर। तो ये इस वजह से आया क्योंकि जो पहले हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, जिससे सी और या सी प्लस प्लस जो है वो क्या कहते हैं निकली है, वो जो पिछली इसकी पेरेंट लैंग्वेजेस थी उसमें साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट था। तो जब भी नई लैंग्वेज आती है तो वो अपने पेरेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज, उसको साथ लेके जाती है। तो इस वजह से इसमें वो चीज़ें ऑप्शनल भी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते आप ना करें, ठीक है ना। यस सर, यानी एक ही चीज़ है वो दोनों। वहाँ एक ही चीज़ है, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास लॉन्ग,
ठीक है, इट इज यूज टू extend the size of the variable और बाकी सारा कुछ तकरीबन सॉरी बाकी जो है वो सेम ही है। सर यानी कि इसका भी बाकी साइज की तरह सेम, ओ साइंड की तरह हाँ सेम है। यस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है इंट के अंदर, आप जो है वो साइंड इंट भी कर सकते हैं और अनसाइंड इंट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली साइंड इंट का हमें इतना फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन अनसाइंड इंट से हम ये वाला काम जो है वो अनसाइंड वाला सिंपल भी आप लिख सकते हैं और अनसाइंड इंट भी करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? सर ये हमने लास्ट एट स्टेटमेंट द के एंड अंदर सर वो एक बाइट ही बात रहेगी यानी कि। बात एक ही है। सर ये जो हमने बाइट्स अनस लिखा हुआ है लास्ट स्टेटमेंट के अंदर, इससे पहले 4 क्यों प्रिंट होता है, 4 बाइट्स? क्योंकि पुत्र ये देखें यहाँ पे हम इसका साइज प्रिंट करवा रहे हैं ना, ठीक है ना, साइज की वजह से जो है वो चीज़ आ रही होती है। ओके सर। ठीक है ना? ये सर देखिए यहाँ अनसाइंड पे इंट के अंदर उसकी रेंज जो है वो इंट वाली रहेगी या अनसाइंड वाली रहेगी? अनसाइंड वाली रहेगी। यानी वो 4 बिलियन जितना भी था वहां तक चला जाएगा हाँ वो वहाँ तक नेगेटिव ही के जाएगा। साथ ही? अनसाइंड एक्सक्यूज में मी तो सर, नेगेटिव नहीं ना होगा। लेकिन सर इंट में तो होगा नेगेटिव, अब लेकिन वो उसको अनसाइंड कैंसिल इंट, कर देगा। हाँ वो उसको कैंसिल कर, अच्छा अनसाइंड वाली प्रॉपर्टी सारी अडॉप्ट कर लेगा। सर जी जी सर हमने वो जो सी आउट के बाद हमने जो लिखना है, जिस तरह इसमें हमने लिखा है साइज ऑफ लॉन्ग इज, तो उसके बाद हमने लिखा है साइज ऑफ ब्रैकेट लॉन्ग, तो अगर हम लोग साइज ऑफ की जगह कुछ और लिखेंगे तो वही आगे हमने फिर मेंशन करना होगा। नहीं नहीं, साइज तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें क्या कर रहा है, साइज बता रहा है। ठीक अच्छा है ना? ठीक हो गई। इसमें हमारे पास किसी कोई भी डाटा टाइप यस आ सर। सकती है या उसका वेरिएबल का नाम आ सकता है। ओके ठीक सर। है ना? ये क्या करेगा, उसका साइज बताएगा इन बाइट्स। ओके हो गया? अच्छा जी, मैं एक बार बताने लगा था, नहीं नहीं कॉपी करना था। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इस लाइन को। तो यहाँ पे आ गया लॉन्ग और यहाँ पे जो हमारे पास पोस्ट फिक्स कैरेक्टर आएगा वो है एल। ठीक है ना? बस समझ में आ रही है सर को? अब जब आपका यस लॉन्ग का सर। कोई कैरेक्टर है, मतलब सॉरी लॉन्ग का भी कोई नंबर है, तो उसके एंड पे आप क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। ओके हो गया? ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये तो अभी सारा सिंपल सिंपल था ना, विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट। सर अब आ जाता है, जी जी, सर लॉन्ग करता क्या है? लॉन्ग जो है वो यूजुअली हम उसको अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज़ करेंगे तो वो उसका साइज वगैरह जो है वो इंक्रीज करता है और कुछ भी नहीं करता। ओके ठीक है ना? सर फॉर एक्सक्यूज मी सर, जी जी पूछे पूछे पता है। सर फॉर एग्जांपल हमारे जो साइज होते हैं साइंड का वो 4 बिट्स होते हैं, तो अगर हम लोग उसके साथ आ जाएगा। हाँ हम उसके साथ अगर यूज़ सर यानी कि ये करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास पेरेंट लैंग्वेज से आ रही हैं। ठीक है ना? इसके यस बगैर भी सर। हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम इसको यूज़ करके अपना काम उस तरह से भी चला सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर। उसके बाद आती है हमारे पास वही
फ्लोट सारों को याद है ना फ्लोट? यस सर। यस सर। ये किस लिए यूज होता था? डेसिमल वैल्यू। फॉर point डेसिमल 1 वैल्यू स्टोरिंग डेसिमल वैल्यूज। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या था, मैं इसको ही यूज कर लूं। तो यहाँ पे अब इधर 4 बाइट वाला तो हिसाब किताब ठीक है। अब यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है, और अब हमें पता है क्या है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। क्यू यूनियन क्यू डैश जो है वो आ जाता है इसमें, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसमें एक होती है साइन बिट, ये हमारे पास सिर्फ एक बिट होती है। उसके बाद एक्सपोनेंट के लिए बिट्स होती हैं विच आर 7, और ये जो है ये 1 है। और उसके बाद होता है मेंटीसा, इसके लिए हमारे पास कितने बज के पीछे 24, 32 में से रेट निकालेंगे क्या बचेगा, 24 बचता है ना। 4 24 इसके लिए आ गया मेंटीसा के लिए। तो साइन बिट जो है, सॉरी, if the sign bit is 1, the number is negative, or if the sign bit is 0, इसका मतलब क्या है, the number is positive। ये बात समझ में आ रही है? ये सारी कंप्यूटेशनल वर्क है जो कि बैक एंड पे हो रहा होता है। अगर आप लोगों को इसकी ऐसा जितनी भी नहीं समझ आ रही तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये चीज़ है कि आपका बैक एंड पर डाटा जो है वो किस तरह से 0 1 के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो किसी बच्चे को क्यूरोसिटी हो तो वो इसको गूगल कर सकता है, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है ना। तो उसमें वो देख सकता है कि किस तरह से मंटीसा और ये एक्सपोनेंट बिट्स और ये सारा चीज़ें जो हैं वो कंप्यूट होती हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास पोस्टफिक्स कैरेक्टर है वो क्या है, एफ है। यहाँ पे आ गया फ्लोट, .0f, और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास फ्लोट, और इधर भी आ गया फ्लोट, ठीक है ना। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा मेरे पास आंसर पॉइंट्स में आएगा। और इसके भी साइज कितना है हमारे पास, 4 ही है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, डबल टाइप की। डबल में क्या होता है, डबल जो है वो भी किस लिए है, डेसिमल वैल्यूज के लिए, बट विद मोर प्रिसीजन।
जब आपकी पॉइंट्स की वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा आपको प्रिसाइज चाहिए, तब हम किसको यूज़ करेंगे, डबल टाइप को यूज़ करेंगे। तो इसका जो साइज़ है वो 8 बाइट्स का होता है। 8 इंटू 8 कितना बना, 64 64 बिट्स का बना, सॉरी। अच्छा जी, साइन बिट जो है वो हमेशा हमारे पास कितनी रहती है, हमेशा 1 ही रहेगी, 1 ठीक है ना, क्योंकि हमने 0 और 1 से बता देना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन अब एक्सपोनेंट बिट्स जो है वो कितने की हो गई, 11 की हो गई, और मेंटीसा जो है वो कितने का हो गया, 52 का हो गया, ठीक है ना। तो इन सारों को सम करेंगे, 1 प्लस 11 12 हो गया, 12 प्लस 52 इज 64, टोटल 64 बिट्स जो हैं वो आ गई, ठीक है। यस सर। और इसके एंड पे क्या आता है, डी आता है, डी फॉर डबल, डबल। यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डबल डबल, और इधर भी क्या आ गया, डी आ गया, इसके साथ भी क्या आ गया, डी आ गया, और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, डबल आ गया, और इधर भी डबल आ गया, ठीक है। जब मैं इसको चलाऊंगा, अब फाइनली वो जो 4 बाइट्स हैं वो आप लोग को डिफरेंट नज़र आएंगे। तो ये देखें, ये क्या कह रहा है, सफिक्स डी, अच्छा जी, कंपाइलर के वर्जन का फ़र्क है, चल जो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका साइज़ कितना है हमारे पास, कितना है, 8 बाइट 8 है, 8 बाइट्स। नहीं सर, वो डी क्यों नहीं कंसिडर कर रहा था? पता नहीं वो कंपाइलर का जो है ना वो इशू है, तो ये कंपाइलर का वर्जन डिफरेंट है, इस वजह से ये जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ओके ठीक है। सर हम एक डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स यूज करेंगे तो फिर हमें उस वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा ना? जी, हर एक वेरिएबल का नाम डिफरेंट होगा, और तो अगर एक नाम के उस 2 केस वेरिएबल नहीं हो सकते। नहीं, एक डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं ना, नंबर और सम, सेम डाटा टाइप के। तो आपने वो साइज ऑफ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर डबल लिखा हुआ है, सम या नंबर नहीं लिखा हुआ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है ना। ठीक है, दिखा दूँ, थैंक यू। चला के एक दफ़ा, ये लें जी, यहाँ पे हमने सम लिखा, इसको मैंने रन किया, तो आंसर क्या है, इज स्टिल 8 बाइट, ठीक है ना। थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास आती है कैरेक्टर टाइप, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, और द कैरेक्टर विल बी enclosed in सिंगल कोटेशन मार्क्स, ठीक है ना। तो आप जो भी एक कैरेक्टर लिखेंगे वो किस में होना चाहिए, सिंगल कोटेशन में होना चाहिए, इसके दरमियान के अंदर, ठीक है। इसका जो साइज है हमारे पास, साइज कितना होगा हमारे पास, 1 बाइट, तो सिंगल हमारे पास हम इसको कहते हैं आस्की कैरेक्टर, और आस्की का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आ गया, ठीक है ना।
तो अगर आप देखना भी चाहते हैं तो इसमें और भी कुछ चीज़ें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो है वो 32 टोटल इसमें है 127 करेक्टर्स। और शुरू में जो आए थे वो 127 थे, जिसमें से 0 से लेके 31 तक हमारे पास थे ये क्या कहते हैं, कंट्रोल करेक्टर्स हम उसको कहते हैं। और उसमें क्या आ जाता है कि आपने न्यू लाइन में आना है, आपने क्या क्या चीज़ें इस तरह से करनी है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसकी आपको कोई भी आउटपुट शो आमतौर पर नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन 32 से हमारे पास 127 तक जो है ये कितने बनते हैं, ऊपर वाले तो चीज़ें थे वो हैं 32 है ना, इसको माइंड पे ले जाते। चलिए ये कितनी वैल्यूज बनती हैं, 92 बनती है मेरे ख्याल से। 92 हमारे पास प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं, ठीक है ना। इसमें भी जो है वो हम साइंड और अनसाइंड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम साइंड की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -127 से लेके -128 से +127 तक होगा। और अनसाइंड में क्या होगा हमारे पास 0 to 255, ठीक है ना, ये होता है। सर 32 से 127 95 करेक्टर्स नहीं बचेंगे? 95 होंगे, सर हाँ 127 में से 32 माइनस करना है ना। 95 हो जाएंगे, हाँ ये भी सिंपल था वैसे। तो 95 प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। तो अगर आप लोग कभी देखना चाहें कि ASCII करेक्टर्स कैसे होते हैं और क्या पता लगेगा, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ASCII करेक्टर्स, चलिए ये ASCII कोड वाला जो है, अगर हम इसमें आते हैं तो ये देखिए ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कंट्रोल करेक्टर्स आ गए, और ये जो हैं वो फर्स्ट 32 करेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास प्रिंटेबल नहीं है। उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आपको समझ नहीं आएगी अगर आप उसको लगा भी देते हैं। लेकिन 32 से लेके 127 तक जितने भी हमारे पास हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा और आपको पता लगेगा कि अच्छा ये आउटपुट आएगी, ठीक है। जिसमें देखें कुछ अपर केस अल्फ़ाबेट्स भी हैं ABCD, और कुछ हमारे पास लोअर केस भी हैं। और जो अपर केस हैं और लोअर केस हैं दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। जिस तरह से ये लोअर केस जो है A, उसकी वैल्यू जो है वो क्या है 97 है, और जो अपर केस है A उसकी वैल्यू क्या है 65 है। अब अगर मैं एक प्रोग्राम करता हूँ यहाँ पे iStream using namespace std बल्कि हम बाकी यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया 4, और यहाँ पे मैं लिख दिया करेक्टर, और लेट्स सपोज करेक्टर है स्मॉल के कैपिटल A, कौन सा लिखें, स्मॉल,
चलो स्मॉल कर लेते, नेक्स्ट टाइम कैपिटल सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सॉरी कैरेक्टर में तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने लिख दिया कैरेक्टर। अच्छा हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, और क्योंकि हमें पता था ये बाइट के अंदर है तो हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हम बंद ही कर देते हैं। यहाँ पे आया, हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको रन कर दिया। तो ये देखें स्मॉल ए जो है उसकी आस्की क्या आ गई मेरे पास, 97 आ गई। ठीक है ना। इस तरह से अगर मैं करैक्टर के अंदर एक का इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, 2 का करूंगा तो स्मॉल सी आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ठीक है ना, जिस तरह से भी आप उसको करना चाहे। माइनस में करेंगे तो उससे पिछले जो करैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। बस समझ में आ रही है ना सारों को। यस यस सर। सर। और ये इंट में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, इंटीजर जिस में तरह से कन्वर्ट हम, कर दिया। हाँ जिस तरह से हम सी प्लस पाइथन में करते थे, जो हमारी इनपुट आ रही होती थी हम उसको इंट ब्रैकेट के साथ क्या करते थे, कन्वर्ट करते होते थे। ये भी बिल्कुल वैसे ही तरीकेकार है। ठीक है ना, वही काम किया हमने। यस सर। ठीक है, अब 2 छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, उसको हम जल्दी से डिस्कस करके लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज w4_t। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वाइड करेक्टर टाइप। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर द यूनिकोड। ठीक है ना, यूनिकोड में क्या होता है, हमारे पास जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं उन सारों के कोड जो हैं वो मौजूद हैं। अलिफ के लिए एक अलग से है, और जो उर्दू के अंदर अलिफ मद्दा आता है, या वो ज़बर क्या कहते हैं, ज़बर है, ज़ेर है और पेश है, उन सारों के लिए जो यूनिक कोड है वो सारों के डिफरेंट है। अब वो सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट इसमें अब कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये इट इज़ यूज फॉर GUI, फॉर यूज इन GUI। ठीक है ना, कंसोल जो है कंसोल जो है हमारा वो एक्चुअली यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप इसको कंसोल पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, वो नहीं चलेगा, आपको शायद अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाए। तो बेहतर यही है कि हम इस तरह से ना करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो साइज़ है वो हमारे पास कितना है, 2 बाइट्स का है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है एक है टाइप हमारे पास शॉर्ट। ठीक है, सेम एज इंट बट विद द 2 बाइट साइज। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, बिल्कुल किस तरह की है, इंट की तरह की है, लेकिन इसका साइज कितना होगा, 2 बाइट्स का होगा। ओके हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता यस है सर। बूल।
बूल जो है वो किस में से निकला है? बूलियन में से निकला है। और बूलियन में हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। हमारे पास पाइथन के अंदर जो है वो ट्रू और फॉल्स जो है वो ट्रू का T कैपिटल था और फॉल्स का F कैपिटल होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे स्मॉल में होंगे, ठीक है ना। और यस सर। इसका साइज जो है, साइज इसका 1 बाइट का आता है, ठीक है ना, क्योंकि जो मिनिमम साइज है हमारे पास वो किस चीज़ का होता है, 1 बाइट का होता है। तो एक बिट को स्टोर करने के लिए हमारे पास 1 बाइट ही यूटिलाइज हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है सारों को? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। इसकी एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं ना है नो सर। कोड की? बाकी सारा क्लियर है? यस सर। चले, गुड हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। सर दो सर वो चीज़ें बता दें। एक्सटेंड कर दें। जी 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 जी। कौन सी सर कुछ? एसटीडी के अलावा कौन कौन से नेम स्पेस हम यूज़ करते हैं, और जो उसके बाद जो इंट आपने लिखा है उसका क्या मतलब है, इंट मेन के अंदर जो इंट लिखा है? ओके, आप जो है वो सिर्फ एसटीडी को ही यूज़ कर रहे होंगे, पहली चीज़, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मेन लिखने का मतलब, सॉरी इंट लिखने का मतलब ये है मेन से पहले कि ये जो मेन फंक्शन है इट विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, अच्छा। ठीक है ना। पहले जो था ये मेन वॉइड होता था, उसका मतलब उससे मसला क्या होता था कि प्रोग्राम आपका जब टर्मिनेट होता था तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं लगता था कि आपका ये काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जब ये रिटर्न करता है इट विल नोटिफाई कि हाँ जी मैंने अपना सारा काम सक्सेसफुली कर लिया है, यानी ठीक है सर ना। वो एक तरह का इस तरह है कि जब तक रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ये प्रोग्राम चलता रहे, और जब हाँ रिटर्न तब हो तक चलता जाए। रहेगा। अच्छा। जैसे ये रिटर्न हो गया इसका मतलब इसका प्रोग्राम नहीं चल रहा, ओके सर। ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है सारों को? यस सर। अब मैं आप लोगों और की जो सर टाइम वो है उसको एक्सटेंड कर दूं, राइट। यस सर। यस। चले, थैंक यू सो मच बच्चों, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।